6 डिसेंबर 56 साली वेळ कशी ती हेरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची काळज्योत ती चोरली, दुष्ट काळाने भीमरायांची काळज्योत ती चोरली. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, आज 6 दिसंबर जो कि ऐसा दिन है जिस दिन बाबा साहब ने अपने शरीर को त्याग कर इस दुनिया से विदा ली। जन्मता हर व्यक्ति है और मरता भी हर व्यक्ति है, लेकिन जन्म लेने के साथ में ही जो व्यक्ति, जो इंसान ऐसे कार्य करता है कि उनके कार्य की महिमा विश्व के अंदर में, संसार के अंदर में सदियों सदियों तक लोगों के जुबान पर रहती है। ऐसे भारत के भूमि पर मध्य प्रदेश महू के अंदर में 14 अप्रैल 1891 को जिन महापुरुष ने जन्म लिया था वे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, और भारत की राजधानी दिल्ली में उन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली थी 6 दिसंबर 1956, और उनका अंतिम संस्कार जो किया गया वो मुंबई के चैत्य भूमि में। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर एक सैनिक के बेटे थे। जीवन में उन्होंने लड़ना सीखा था, शौर्यवान थे, क्रांतिकारी थे। उन्होंने पढ़ाई के दौरान ही अपनी आवाज़ को बुलंद करना शुरू कर दिया था। बाबा साहब अंबेडकर पढ़ाई में बहुत बुद्धिमान थे और उनके पिताजी एक ऐसे पिताजी थे कि जो बाबा साहब के लिए कोई भी किताब लगती थी वो किताब वे लाकर देते थे। बाबा साहब को 2 बजे पढ़ाई के लिए उठाने के लिए वे खुद 2 बजे तक जागते थे। बाबा साहब का जो अंडर ग्रेजुएशन भारत के अंदर हुआ, बाकी उन्होंने विदेश के अंदर में काफ़ी पढ़ाई की, उनकी डिग्रियां बहुत सारी हैं। भारत का संविधान उन्होंने लिखा, बुद्धा एंड इस धम्मा ग्रंथ लिखा, उनके थीसिस के आधार पर, शोधों के आधार पर भारत के अंदर में आरबीआई की स्थापना हुई, और भारत में जो दबे कुचले लोग थे, जो बीमार लोग थे,
जो ऐसी परंपरा को लागू कर रहे थे जिसके कारण भारत बार बार विदेश के लोगों का गुलाम हो रहा था, उस गुलाम होने वाली विचारधारा से मुक्त दिलाने का काम बाबा साहब ने किया और सारी जनता को मूल अधिकार दिया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में मूल अधिकार दिया। 15 अगस्त 1947 को देश भौगोलिक रूप से आज़ाद हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को देश वैचारिक रूप से आज़ाद हुआ। इंसान को इंसान का दर्जा मिला। बाबा साहब पूर्ण लोकतंत्र के समर्थक थे। बाबा साहब गणतंत्र प्रणाली के युग प्रवर्तक थे। बाबा साहब ने ये प्रणाली महामानव तथागत भगवान गौतम बुद्ध से ली थी और एक ऐसी प्रणाली कि जिस प्रणाली पे चलकर विश्व का कल्याण हो सकता था, ये बाबा साहब को पता था। बाबा साहब ने अपने 3 गुरु माने, कबीर, फूले और महामानव तथागत गौतम बुद्ध। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब ने बहुत बढ़िया काम किए। बाबा साहब ने मिलिंद कॉलेज की स्थापना की। बाबा साहब औरंगाबाद के पास में बौद्ध यूनिवर्सिटी का निर्माण करना चाहते थे, उनका अधूरा रहा। बाबा साहब आरपीआई की स्थापना अपने जीवंत रहते हुए करना चाहते थे और उस आरपीआई के अंदर में एक ऐसी पार्टी का गठन करना चाहते थे कि जो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को साथ में लेकर काम करे और एक ऐसे दल की भूमिका निभाए कि जो लोकतंत्र की रक्षा के लिए काम करे, संसद में आवाज़ उठाए। इसके लिए वे प्रशिक्षण भी खोलना चाहते थे कि युवाओं को राजनीति में मार्गदर्शन देने के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। बाबा साहब ने वैचारिक और बौद्धिक परिवर्तन के लिए और जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, असमानता को दूर करने के लिए भारत के तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा शोध किया हुआ धम्म, बौद्ध धम्म 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि कर देकर भारत की जनता के लिए बहुत बड़ा काम किया। बाबा साहब ने जितने दबे कुचले लोग हैं, जातियों से, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित लोग हैं, उनका आह्वान करते हुए कहा कि आपका भला बौद्ध धम्म के अंदर में आने से होगा। बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना एक बहुत बड़ी सामाजिक सेवा है, एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति है, क्योंकि यहाँ का जो समाज है जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से पीड़ित है और वो एक दूसरे की बुराई करने में तत्पर रहता है। तो जो समाज जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था से, उच्च नीचता से पीड़ित हो, जिसका मन मस्तिष्क पीड़ा से ऐसा हो कि उस पीड़ा के कारण वो दूसरे की अच्छाई नहीं देखना चाहता हो, उस देश की उन्नति कैसे हो सकती थी? उस देश की उन्नति करने के लिए एक मैत्रीपूर्ण वातावरण का होना जरूरी था और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाने का काम इस देश के अंदर में जिन्होंने किया था वे थे महामानव तथागत सम्यक संबुद्ध। उन्होंने न केवल वर्ण व्यवस्था को तोड़ने का आंदोलन चलाया, बल्कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, द्वेष, क्रोध, इसको मानव मस्तिष्क यानी चित्त के अंदर में एक रोग बताया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति रोगी होने के कारण ही इसका समर्थन करता है। तो बाबा साहब उस रोग को दूर करने वाले डॉक्टर थे और जिन्होंने उस फिलॉसफी का इजाद किया था, जो मार्ग बताया था, धम्म का मार्ग जिन्होंने ये किया था, उनके शरण में 14 अक्टूबर 1956 में गए। वे उनके शरण में ही नहीं गए, बल्कि उन्होंने बुद्धा एंड हिज धम्मा जैसा ग्रंथ लिख कर बहुत बड़ा परोपकार इस भारत की धरती पर रहने वाले मनुष्यों के लिए किया। बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की ड्राफ्टिंग करके बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि केवल और केवल अच्छे विचार ही नहीं, अच्छे विचारों को चलाने के लिए उस प्रकार के ड्राफ्टिंग, उस प्रकार का संविधान भी ज़रूरी है। वो संविधान बाबा साहब ने लिखा और आर्टिकल 13 के अंदर में मूल अधिकारों को
सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल भी लिख डाला। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मूल अधिकारों को खत्म करने वाली जितनी भी विधियाँ साहित्य है सारे समाप्त हो जाते हैं। जिस दिन संविधान लागू हो जाता है उस दिन समाप्त हो जाते हैं। मूल अधिकारों को खत्म करने वाली विधि विधायिका नहीं बनाएगी, मूल अधिकारों को कम करने वाली विधि भी विधायिका नहीं बनाएगी। इसका मतलब ये है ना सांसद, ना विधानसभा, ना कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट किस प्रकार से भी लोगों के मौलिक अधिकारों को खत्म करने की विधि नहीं बनाएगी। और मौलिक अधिकारों की जानकारी आम जनता को हो, उसका प्रचार प्रसार हो, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान के अंदर में 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू ये सिद्धांत दिया है। एक व्यक्ति का एक महत्व है लोकतंत्र के अंदर में। एक व्यक्ति है, उसका 1 वोट है। यहाँ पर चाहे करोड़पति व्यक्ति हो, अरबपति व्यक्ति हो, उसके वोट की वही वैल्यू है जो वैल्यू एक सामान्य व्यक्ति की है। मतलब वोट का अधिकार सबको है। 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू, उसका वैल्यू भी है, उसको सबके लिए मौलिक अधिकार है। यहाँ पर बोलने का, अपने स्वतंत्र रूप से व्यवसाय करने का, सम्मान से जीवन जीने का सबको अधिकार है। सबको धन संग्रह करने का, अच्छे रास्ते से जाने का और अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, सभा सम्मेलन लेने का, पत्र पत्रिकाएँ निकालने का, प्रचार करने का और सारी चीज़ों की एक स्वतंत्रता है। लेकिन किसी को भी किसी के ऊपर गलत आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, ऐसा स्वतंत्रता नहीं दी गई है। पत्र पत्रिकाओं को कुछ भी लिखने का स्वतंत्रता नहीं है। टीवी चैनलों को कुछ भी प्रचारित करने की स्वतंत्रता नहीं है। मुख्य उद्देश्य ये है कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट विचारधारा का डेवलपमेंट हो। ये संविधान बहुत अच्छा है जिसको बाबा साहब ने ड्राफ्ट किया है। तो हमको समझ में आना चाहिए कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण कैसा होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करने के लिए तथागत सम्यक संबुद्ध के धम्म की तरफ जाना होगा। और एक साइंटिफिक मार्ग है जो पूरा रिसर्च करके तथागत सम्यक संबुद्ध ने दिया है। उस मार्ग का ही उद्देश्य है कि बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, आदि न कल्याण, मध्य न कल्याण, अंत न कल्याण के लिए है। तो बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा, ये नारा आज के डेट में सही ठहरता है। कोई व्यक्ति कहता है कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और मैं करूँगा पूरा, तो ये आपकी व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन एक संगठन बना के काम करने की ज़रूरत है। तो बाबा साहब ने कहा था कि पहले शिक्षित करो, शिक्षित बनो, शिक्षित करो। पहले आप शिक्षित बनो और शिक्षित भी करो। दूसरा है संगठन करो, संगठित करो। और तीसरा है कि आंदोलित करो, है ना। आंदोलित करने का मतलब है कि आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में यहाँ पर काम हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार यहाँ छीने जा रहे हैं, तो आपको अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से अवैधानिक, असंवैधानिक तत्वों का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि कोई भी अगर हम बात करते हैं तो संविधान के दायरे में करें, अपनी बात रखें, शांतिपूर्वक रखें। किसी भी प्रकार के शासकीय मालमत्ता को हानि पहुंचाने वाला काम नहीं करना है, क्योंकि देश भी हमारा एक परिवार जैसा है। ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है। बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत करके इस देश की तमाम महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा साहब एससी के नेता, एसटी के नेता, इसके नेता, ऐसा नहीं है। बाबा साहब संपूर्ण मानव जाति के नेता है। जहाँ जहाँ उन्होंने कुरीतियाँ देखी, जहाँ जहाँ उन्होंने पीड़ा देखी, उस पीड़ा को दूर करने के लिए वे आगे आए। हिंदू कोड बिल उन्होंने देखा कि यहाँ महिलाओं की स्थिति ऐसी है कि महिलाओं को केवल एक उपयोग की वस्तु समझा जाता है और महिलाओं को बचपन में उसके फादर के अंडर में रहना पड़ता है, फिर पति के और फिर बच्चों के। इस प्रकार उसकी भूमिका टोटल नगण्य कर दी गई है। शिक्षा से उसको वंचित कर दिया गया है। उसको एक बच्चे पैदा करने की मशीन समझा गया है। मान सम्मान के रूप में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में पुरुषों बराबर के महिलाओं को अधिकार दिलाए और लिंग भेद को मना किया। महिलाओं का भी वही सम्मान होगा जो पुरुषों का है, और महिलाओं की भी माता पिता की संपत्ति में वही भागीदारी होगी जो पुरुषों की है। मतलब सब समान हक और समान अधिकार। और इसीलिए आज आप देखिए मिलिट्री के अंदर महिलाएं हैं, पायलट महिला है, और
प्रोफेसर महिला है, यहाँ तक प्रधानमंत्री महिलाएं बनी हैं, राष्ट्रपति महिला बनी है, वैज्ञानिक महिलाएं बन रही। तो महिला को एक बहुत बड़ा सम्मान देने का काम बाबा साहब आम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से किया। जिन लोगों के साथ छुआछूत हो रही थी उनके लिए उन्होंने विशेष प्रावधान रखे। जिनको षड्यंत्र के तहत, वर्ण व्यवस्था के तहत जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके लिए संविधान में स्पेशल प्रावधान किए। तो सरकारों में बैठे हुए लोग शिक्षा के लिए उचित बजट का प्रावधान करें, शिक्षा को सुलभ बनाए और शिक्षा को सस्ती बनाए, ताकि एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जिसके पास पैसा भी नहीं हो वो भी उच्च शिक्षा ले सके, ऐसी एक व्यवस्था तैयार करे। और कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं हो, उसका पोषण उसका अधिकार है। ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो चीज़ को सरकार में चलाए और वो बैठे। और अगर सरकार में बैठे हुए लोग, न्यायपालिका में बैठे हुए लोग संविधान के विरोध में काम करते हैं या धर्म के नाम से संविधान के विरोध में काम करते हैं, तब हमें एक सशक्त दल की ज़रूरत है, जो दल संविधान की रक्षा के लिए काम करे, संविधान की बातों को रखे, संसद में रखे। ऐसे हमको मीडिया तैयार करने की ज़रूरत है कि जो स्पेशलाइज तरीके से संविधान के बातों को रखे, लोक हित के लिए काम करे और जन जागृति का काम करे। क्योंकि बाबा साहब अभी हमारे बीच में नहीं है, बाबा साहब अभी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन के रूप में लिखी गई उनकी किताबें हैं। इसलिए जिन नेताओं को ये लगता है कि मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और मैं ऐसे ही काम करूँगा समाज का, उनको बाबा साहब को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए। बाबा साहब को सबसे पहले स्टडी करना चाहिए और बेसिक स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए काम करना चाहिए। अगर कोई दल बनाना चाहता है, राजनीतिक दल बनाना चाहता है, तो एक व्यवस्था परिवर्तन का काम करे, व्यवस्था निर्माण करने के लिए काम करे। संवैधानिक रूप से जो व्यवस्था निर्माण, जो समानता, बंधुत्व, नैतिकता पर आधारित हो, जो आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए काम करे, जो लोगों को पीड़ा दूर करने के लिए काम करे, अच्छे हॉस्पिटल का निर्माण हो, अच्छे स्कूलों का निर्माण हो और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण हो और ग्लोबल तरीके से इंडिया की आइडेंटिफिकेशन हो। लेकिन यहाँ का दबा कुचला लोग अगर जाति के आधार पर अपनी आइडेंटिफिकेशन करता है और किसी विशेष समुदाय के आधार पर करता है तो आगे नहीं जा सकता। इसलिए बाबा साहब ने कहा कि मैं विश्वव्यापी विचारधारा वाला जो बौद्ध धम्म है वो दे रहा हूँ। इसलिए आपको एक विशेष जाति का बन के नहीं रहना है, महार, चमार, भंगी ऐसा बन के ना आपको बौद्धिस्ट बनना है। क्योंकि बौद्ध की विचारधारा परंपरा विश्वव्यापी विचारधारा है और विश्व के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो। तो विश्व के बौद्धिस्ट लोगों के साथ आप कनेक्टेड हो जाओ और विश्व बौद्धिस्ट के साथ कनेक्टेड होके भारत के उन्नति के लिए काम करो। क्योंकि भारत देश ये बौद्धिस्ट देश है। बौद्धिस्ट का मतलब कोई धर्म नहीं है, बौद्धिस्ट एक धम्म है। धम्म यानी एक विचारधारा है। विचारधारा ये सनातन विचारधारा है। सनातन का मतलब क्या है? ये धम्मो सनातनो, ये धम्मो सनातनो, ये धम्म पद के अंदर में आता है कि बुराई को भलाई के जीतो, बुराई को भलाई से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो, झूठ को सत्य से जीतो। तो ये जो यही सनातन धम्म है ना, ये सनातन धम्म है ना। द्वेष को मैत्री से जीतो। तो ये सारी चीज़ें जो है कि एक अच्छाई की स्थापना करना ही सनातन काम है, अच्छा काम है। रूढ़िवादी निर्माण करना सनातन धर्म नहीं है। जो लोग सनातन धर्म के नाम से कुछ कहते हैं कि हम वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था सनातनी है, तो ये गलत है। गलत व्याख्या नहीं करने देना है। इसलिए पाली के विश्वविद्यालय बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि तथागत की वाणी पाली के अंदर में है, तथागत की वाणी पाली के अंदर में है। तो तथागत का जहाँ पर जन्म हुआ है, जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनके शिष्यों के या उनके तथागत के स्तूप जहाँ जहाँ बने हैं, जहाँ जहाँ उनकी अस्थियाँ रखी है, उनका संरक्षण, उनका प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी है तथागत का जो व्याख्यान किया गया धम्म का साहित्य लोगों तक पहुँचे, बाबा साहब का साहित्य लोगों तक पहुँचे, कबीरदास का साहित्य लोगों तक पहुँचे, महात्मा ज्योतिबा फुले का साहित्य लोगों तक पहुँचे, संविधान सबके घर में हो और सबके घर में तथागत का धम्म जो बाबा साहब ने लिखा हो सबके घर में रहे। तो एक शिक्षा का वातावरण तैयार करना और एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला वातावरण तैयार करना और भारत को प्रोग्रेसिव बनाना, भारत के जो लोग हैं, जो दबे हैं, कुचले हैं, जो पीड़ित है, उनको सपोर्ट करना और सपोर्ट करके उनको ऊपर उठाना। क्योंकि बाबा साहब बड़े दुखी थे कि जिन पढ़े लिखे लोगों के लिए मैंने काम किया वो केवल अपने बीबी और बच्चों के साथ खुश हो गए हैं और बाकी समाज की तरफ देखते ही नहीं है, सामाजिक कार्य से उन्हें चिंता ही नहीं है। अभी मैंने मेरे चैनल के लिए कुछ लोगों को कहा कि भाई आपको एक इंटरव्यू देना है, तो लोग ये सोच रहे हैं कि वो
हमारे मुंह से कोई गलत बात तो नहीं निकल जाएगी, हम लोग जॉब में हैं तो कोई एक्शन तो नहीं हो जाएगा। और किस प्रकार का एक्शन हो जाएगा? संविधान आपको मिला है, संविधान के तहत आप अपनी बात रख सकते हो, आर्टिकल 19 के अंदर में अपनी बात रख सकते हो, और आप युद्ध विजेता हो, आप सैनिक के बच्चे हो। बाबा साहब सैनिक के बेटे और हम उनके बच्चे हैं, हम सैनिक के, हम युद्ध के अंदर में हैं। युद्ध किसके लिए होता है? शांति स्थापित करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए, ताकि देश विरोधी जो गति विधियां जो करने वाले लोग हैं वो उनको या तो चुपचाप रोका जा सके, या उनको उठने से ही, मतलब उनका आवाज़ खोलने से ही ये किया जा सके, ताकि उनको लगे कि कोई यहाँ पे जग रहा है। आप सोने का बहाना कर रहे हो, सोने का बहाना कर रहे हो और बोलते हो हमारे ऊपर अत्याचार नहीं होने चाहिए। कैसे अत्याचार नहीं होने चाहिए? आप जागोगे तो अत्याचार नहीं होंगे, आप सोने का नाटक करोगे तो अत्याचार होंगे। इसलिए सब लोगों को, जो लोग संविधान के समर्थक है, संविधान को समझते हैं, उन सभी लोगों को यहाँ पर समानता, बंधुत्व और न्याय की व्यवस्था कायम करने के लिए संगठित रूप से आगे आना होगा। और जो लोग इस देश को बदनाम करते हैं, विशेष धर्म का बनाने की कोशिश करते हैं, जो संविधान के विरोध में बात करते हैं, जो संविधान बदलने की बात करते हैं, ऐसे जो नादान लोग हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, उनके अज्ञान का जवाब ज्ञान से देना पड़ेगा। क्योंकि विचारधारा विचारधारा को ही काटती है। विचारधारा को तो हमको वैचारिक बदलाव का आंदोलन तेज करना होगा, लोगों के पास तक पहुंचना होगा, हमारी आवाज़ को पहुंचाना होगा, और इस देश को प्रोग्रेसिव वाला देश बनाना होगा। मैं इस देश को प्रोग्रेसिव वाला देश तब कहूँगा जिस दिन इस देश के अंदर में दुकान वाले को अपना ताला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी माता बहनें रोड पर रात के 12 बजे भी निकले तो उनको ये डर नहीं लगे कि हमें कोई छेड़ेगा, या किसी को ऐसा नहीं लगे कि यहाँ पर मैं, मतलब निडरता का एक वातावरण तैयार हो, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वातावरण तैयार हो, और एक ऐसा प्रोग्रेसिव देश तैयार हो कि सबको लगे कि भारत मेरा एक घर है, मेरा परिवार है, और इसकी उन्नति करना मेरा एक सर्वाधिकार है, और मैं उसके लिए काम करूँगा। तो साथियों, बाबा साहब एक इस देश के एक महान सुपुत्र पैदा हुए। उन्होंने इस देश के लिए इतना काम किया कि उनके काम के बारे में अगर मैं बखान करूं तो टाइम कम पड़ जाएगा। लेकिन मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चल के क्या करने की ज़रूरत है। उनके जैसे एजुकेशन लाइन पे चलते हुए विद्यार्थी बनने रहने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है कि किसी भी बात को एकदम से नहीं मानना है, पहले उसको जानना है, फिर छानना है और फिर मानना है। बाबा साहब कोई बात को केवल ऐसे ही नहीं मानते थे, उसको विश्लेषण करते थे, उस पर डिबेट डिस्कस करते थे, फिर उस पर बात करते थे, उसको लागू करने के लिए बात करते थे। बाबा साहब समझते थे कि संसार के अंदर में दुख का कारण केवल अज्ञान है, और ये बात अज्ञान को दूर करने की बात बाबा साहब ने कही। बाबा साहब ने उच्च शिक्षा की बात कही, और इसलिए प्रथम भारत के अंदर में महिलाओं के लिए प्रथम शिक्षा, आधुनिक भारत के अंदर में प्रथम शिक्षा का द्वार खोलने वाले ज्योतिराव फुले, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माँ सावित्रीबाई फुले, इनके पदचिन्हों पे चल के ज्योतिबा फुले को बाबा साहब ने अपना गुरु माना सामाजिक क्रांति के लिए, और अंधविश्वास से पीड़ित जनता के लिए दूर करने के लिए, विवेक ज्ञान का प्रकाश जलाने के लिए, और एक सामाजिक काम के लिए उन्होंने कबीर साहिब को अपना गुरु माना। पीवत राम रस लागी कुमारी कहने वाले कबीर किसी दशरथ के बेटे को अपना राम नहीं मानते हैं। कबीर साहिब अपना राम ध्यान की अवस्था को मानते हैं, जो अच्छाई की अवस्था है, मेरा राम मुझ में है ना, ऐसा कहने वाले कबीर जो समानता बंधुत्वता की विचारधारा की बात करते हैं। और इस देश के अंदर में लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा पिंबस, जो बहुत बड़ा स्थान, जिनके कारण सम्राट अशोक जैसे राजा पैदा हुए, जिनके कारण विश्व के अंदर में भारत की महिमा गूंजती है, जिनके कारण विश्व के अंदर में भारत का नाम लिया जाता है, चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री भी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई राष्ट्रपति हो। जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं हम भारत देश से आए, और उनका सम्मान इसलिए होता है कि इस देश में तथागत सम्यक संबुद्ध जैसे महान व्यक्ति ने जन्म लेकर इस देश में ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। लुम्बिनी के अंदर में उनका जन्म हुआ, और बिहार के अंदर में उन्होंने सम्यक संबोधि प्राप्त की, और उस ज्ञान के बल पे विश्व के अंदर में अपने ज्ञान का डंका बजाया, और उस ज्ञान का सुलभ करने के लिए चरवते भिक्के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आदि न कल्याण मध्य न कल्याण का एक नारा दिया। और उनके भिक्षु, अगर तथागत के भिक्षु आज भी जिंदा है, तथागत के भिक्षु अगर चिवर लेके काम कर रहे हैं, वो कहते कि हम बुद्ध के अनुयायी है, तो उनको चिवर लेके
चरवते भिक्कवे बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए काम करना चाहिए, न कि मठाधीश बन के केवल विहारों के अंदर में दिन भर बैठना चाहिए। उनको लाइब्रेरी के अंदर बैठ के स्टडी करना चाहिए, ध्यान करने चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए और पीड़ित मानवता के सेवा के लिए निकल जाना चाहिए और निकल पड़ना चाहिए। चरवते भिक्के बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जो लोग रिटायरमेंट हुए हैं उनको बाबा साहब को स्टडी करना चाहिए और निकल पड़ना चाहिए भारत के संविधान का प्रचार प्रसार करने के लिए, भारत में लोकतंत्र की पूर्ण रूप से स्थापना करने के लिए और राष्ट्र देश विरोधी जो गतिविधियाँ उनको समाप्त करने के लिए और एक शांति का वातावरण तैयार करने के लिए, अपने शिक्षण संस्थान चलाने के लिए, कैडर चलाने के लिए काम करना चाहिए। माता और बहनों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और अच्छी शिक्षा देने के साथ साथ में अपने जीवन में भी अच्छा उद्धार करना चाहिए और अच्छे उद्धार करने के साथ में अपने लिए एक माइलस्टोन स्थापित करना चाहिए कि बाबा साहब ने आपको इतना बड़ा अधिकार दिया है, आप उस अधिकार का उपयोग करिए। राजनीति से लेके शासन प्रशासन से लेके बौद्धिक क्षमता से लेके लेखक से लेके उद्योग खोलने से लेकर आप हर क्षेत्र में आगे जा सकते हो। तो इसलिए अगर घर की एक महिला शिक्षित होती तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, ऐसा सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले कहते हैं। तो ये ऐसे ही नहीं कहते हैं। तो बाबा साहब ने सभी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया, उन्नति का रास्ता खोला। तो साथी हो, ऐसे महामानव के इस देश से विदा लेने के क्षण को मैं बहुत भाव विभोर हूँ। उनकी चिंता थी कि मेरे बाद में ये आंदोलन सुरक्षित चले। उनके द्वारा गठित जो संस्थाएं हैं, जिस विचारधारा पे वो काम करें उस विचारधारा पे वो काम करें। तो नवनिर्मित संस्थाओं की तैयारी करने की ज़रूरत है। भारतीय बौद्ध महासभा को अपनी तेज़ गति करने की ज़रूरत है। आरपीआई को अपना काम तेज़ करने की ज़रूरत है। आरपीआई के धड़ों को आपस में आने की ज़रूरत है। अन्य जो बाबा साहब की विचारधाराओं पे काम करने वाले दल इकट्ठा आकर अपने क्षेत्र को सशक्त बनाकर चुनाव में उतर के लोकतंत्र की रक्षा के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, उसको प्रोग्रेसिव के लिए काम करने की ज़रूरत है। शिक्षण संस्थाओं को जो बाबा साहब ने पीपल एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी, जगह जगह पर पीपल एजुकेशन सोसाइटी का काम बढ़ने की ज़रूरत है ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। बहुत सारे गाँव से लेके, डिस्ट्रिक्ट से लेके, तहसील से लेके शिक्षा के कार्य बने। समता सैनिक दल जो डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और कुंफू कराटे से लेके अपने आप को युवाओं को प्रशिक्षण, ताकि एक ऐसे नौजवान युवकों की एक संगठित संस्था बनाई जा सके कि जो सेवा भाव का कार्य करे, जो शांति प्रस्थापित करने का काम करे, जो समाज के हित के लिए काम करे। ऐसे प्रशिक्षण की और बौद्धिक क्षमता की ज़रूरत है ताकि वे नशा से दूर रहे, क्योंकि समता सैनिक दल का अगर कोई सदस्य है वो नशा से दूर रहेगा ही रहेगा, वो दारू से दूर रहेगा ही रहेगा, वो चोरी, गांजा, जुआ इससे दूर रहेगा ही रहेगा, वेश्यागमन से दूर रहेगा। वो चरित्रवान बन के समाज की सेवा करेगा और एक ऐसा बलवान बनेगा, कराटे सीखेगा, कुंफू सीखेगा। और ऐसी टोली अब लड़कियों की भी तैयार करने की ज़रूरत है ताकि उनके ऊपर कोई गलत व्यक्ति आंखें उठाकर नहीं देख सके, वो भी काम करने की ज़रूरत है। गाँवों के अंदर से जो सरकारी स्कूल है उसकी अच्छा बनाओ, उसको साफ़ सुथरा करके टीचर अपनी भूमिका निभाए। स्कूलों को केवल सरकार के बल पे नहीं रही कि सरकार आके वहाँ सफाई करेगा, गांव की जनता है, सरपंच है, वो भी उसको सफाई करे। और प्राथमिक स्कूल शिक्षा सब अच्छी हो, अंग्रेजी मीडियम में हो, अंग्रेजी मीडियम को विशेष ध्यान दे क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। यूट्यूब के अंदर में, फेसबुक के अंदर में अच्छे ज्ञानवर्धक बातें देखे और अच्छे व्यवसाय करे, अच्छा विज़न रखे और एक स्वास्थ्यवर्धक भोजन करे, रोज़ व्यायाम करे और बहुत अच्छे से अपनी जीविका चलाए, अच्छे पोस्ट पर जाए, अच्छे पद पर जाए। क्योंकि पावरफुल पोस्ट पर जाना, मारक्याच्या जागावर जा, बाबा साहब कहते थे कि ताकतवर जगह पे जाओ क्योंकि वहीं से कंट्रोल होता है। इसलिए बड़े सपने देखो, मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, संसद बनना, विधायक बनना, उद्योगपति बनना, बड़े लेखक बनना, बड़े यूट्यूब चैनल वाले बनना, बड़े बिजनेसमैन बनना, ये सब के लिए देखो क्योंकि हमको लोकतंत्र के अंदर में स्वतंत्रता मिली है कुछ बड़े सपने देखने की और ये पूरे किए जा सकते हैं, है ना। जितने भी गरीब लोग हैं वो गरीब बनने के लिए पैदा नहीं हुए, अमीर बनने के लिए पैदा हुए। उनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी का निर्माण करना होगा और अभी डरना छोड़ना होगा। अभी जीतने के लिए मैदान में उतरना होगा, मैदान में शांति से उतरना होगा, होश के साथ उतरना होगा, है ना। हमारी मांगे पूरी करो पे नहीं, अब हम काम करेंगे और लोगों को व्यवसाय देंगे, रोजगार देंगे, हम अपने आप में ताकतवर बनेंगे, इस देश की सेवा करेंगे, इस देश को मजबूत बनाएंगे। और ये देश किसी के व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति पूजा पे मत जाओ, व्यक्ति पूजा पे मत जाओ, किसी को व्यक्तिगत रूप से महान मत बनाओ, विचारों को महान बनाओ, संविधान को महान बनाओ, लोकतंत्र को महान बनाओ और संगठित होकर काम करो। इसलिए
जो संघ के अंदर जो शक्ति है वो किसी के अंदर नहीं है, क्योंकि तथागत का जो वारिस कौन है, वो धम्म है, जो उन्होंने उद्गार दी है, जो उन्होंने डिसिप्लिन दिया है, वो जो विनय दिया, जो अनुशासन दिया और जो लॉ ऑफ नेचर दिया, जो धम्म दिया है, वो मेन है। उसको अपना गुरु मानो। बाबा साहब जाने के बाद में उनके द्वारा दिया गया संविधान है, वॉल्यूम्स है, उनके विचारों पे चलो, केवल मूर्तियों के पीछे मत दौड़ो। नहीं तो आजकल मूर्तियों का अभियान चल निकला है। वो बोलते हैं कि हम बुद्ध की मूर्तियाँ दान वाला एक अभियान चला रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति लगाने का अभियान। मैंने कहा बाबा साहब ने अपनी खुद की कितनी मूर्तियाँ बनाई। मूर्तियाँ लगाओ, बहुत अच्छी बात है, मूर्तियाँ लगाओ, कोई गलत बात नहीं, लेकिन मूर्तियों से आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, बस याद आएगी। बस ज्ञान आपको लाइब्रेरी से मिलेगा, ज्ञान आपको लाइब्रेरी से। तो लाइब्रेरी की स्थापना करो, यूट्यूब चैनल के अंदर में अच्छी चीज़ देखो, नेट पे अच्छी चीज़ देखो। तो कहने का मतलब आपको ज्ञान लेने के लिए मेहनत करना होगा, ज्ञान लेने के लिए मेहनत करना होगा। तो बाबा साहब का वो रास्ता है, उस रास्ते पे चल के हमको अपनी उन्नति करने की ज़रूरत है। आपस में कंपटीशन बंद कर दो कि आज ऐसे कंपटीशन, क्योंकि ये बीमारी के लक्षण है। जब कोई आदमी आगे जाता है आप सोचते हैं कि वो आगे क्यों गया। कंपटीशन जो विन विन वाला कंपटीशन करो, विन विन की। कोई आगे गया तो सोचो वो आगे गया तो मुझे भी कैसे आगे जाना है, मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। अपने अंदर में एक अहोभाव की भावना निर्माण करो। ये नहीं कि लोगों को रोनते हुए आगे जाना है ना, लोगों की बुराई करते हुए आगे जाना, लोगों को तहस नहस करते आगे जाना। ये आगे जाना नहीं हुआ, ये दुष्प्रचार हुआ, ये दुष्ट प्रचार हुआ, है ना। ये कोई वीरता का काम नहीं हुआ, ये लुटेरा का काम हुआ। तो समाज को लूटने मत दो, देश को लूटने मत दो, देश को बिकने मत दो, देश की रक्षा करो, देश को उन्नतिशाली बनाओ और देश को बिकने मत दो, देश को बेचने वालों को रोको, है ना। सरकारी संसाधन का निर्माण करो, क्योंकि कोरोना के अंदर में शासकीय संपत्ति, जो शासकीय हॉस्पिटल थे उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, शासकीय गाड़ियाँ थे बहुत बढ़िया काम किया, बहुत सारे प्राइवेटों ने भी अच्छे काम किया। लेकिन प्राइवेटों ने बहुत सारी जगह देखा कि फीस बहुत ज़्यादा वसूल की गई, सामान्य आदमी नहीं दे सकता था, है ना। तो कहने का मतलब कि आपको सरकारी रेल हो या सरकारी बैंक हो, सबका निजीकरण रोकना होगा। शासकीय संपत्ति शासकीय रहनी चाहिए, क्योंकि शासकीय संपत्ति पे हम सब भारतीयों का अधिकार होता है, हक होता है। इसलिए शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, प्राइवेटीकरण को बंद करने के लिए काम करना होगा और शासकीय स्कूलों को बहुत अच्छा बनाना होगा, बहुत अच्छा बनाना होगा। शिक्षा के लिए बजट की वृद्धि करनी होगी, शिक्षा के लिए बजट की वृद्धि करनी होगी और शिक्षा भी व्यवहारिक शिक्षा देनी होगी। केवल किताबी शिक्षा से काम नहीं चलेगा। किताब में जो पढ़ा उसका प्रैक्टिकल भी कराने की ज़रूरत है ना। और एक प्रैक्टिकल देश की निर्माण करने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत एक बुद्धिस्ट कंट्री है, एक बौद्ध का देश है, बुद्धिमान लोगों का देश है, विजेताओं का देश है। और इस देश की जीडीपी सम्राट अशोक के समय लगभग 33% थी और सम्राट अशोक सांची के अंदर में एक बहुत बड़ा अपना विदिशा के अंदर उनका ससुराल था, सांची के अंदर में उनका बहुत बड़ा ये एरिया था वर्किंग का। और यहाँ पर बहुत आसपास में बहुत स्तूप्स हैं, जैसे तालपुरा स्तूप है, तालपुरा का बोर्ड ही नहीं लगाया वो बुधनी के पास में। तो वहाँ निवेदन है कि बोर्ड लगाने का काम करे, सारूमारू के अंदर भी मेला भराए और सारे पुरातत्व की रक्षा करने के लिए काम करे, क्योंकि बाबा साहब ये करना चाहते थे। बाबा साहब सारे साहित्य को संग्रहित करना चाहते थे और समाज को डिसिप्लिन करने का काम करना चाहते थे। इसलिए आप पर बड़ी जिम्मेदारी है और आप पर ये जिम्मेदारी मैं बाबा साहब की तरफ से सौंपते हुए आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का मंगल हो, इन्हीं मंगल कामना के साथ नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु।